राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उर्मिला एंजल की कहानियों में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाइक करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पुरानी बात है, जब गिरधारी नाम का एक व्यापारी श्याम नाम के नगर में रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था और अपने कारोबार के सिलसिले में उसे अक्सर दूसरे देशों के सफर पर जाना पड़ता था। उसकी यात्राएं लंबी लंबी हुआ करती थी। व्यापारी की शादी एक सुंदरिका नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से हुई। वह लड़की अपने नाम की तरह पूनम के चांद की तरह बहुत ही सुंदर थी। पूरे नगर में उसके समान कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। व्यापारी भी ऐसी सुंदर पत्नी को पाकर बहुत खुश था। अभी व्यापारी के विवाह को कुछ दिन ही बीते थे कि उसे अपने कारोबार के सिलसिले में एक दूसरे देश की यात्रा पर जाना पड़ा। वो व्यापारी अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर तो इस तरह नहीं जाना चाहता था, परंतु व्यापार करने के लिए उसका जाना भी जरूरी था। उसने अपनी पत्नी को समझाया वह जल्दी ही अपनी यात्रा पूरी करके वापस लौट आएगा। इस तरह से वह अपनी व्यापारिक यात्रा पर निकल गया। दूसरे नगर पहुंचकर उसने अपने व्यापार के सिलसिले में कई व्यापारियों से मुलाकात की, तरह तरह का कारोबार का सामान खरीदा और जल्दी से जल्दी अपने राज्य वापस लौटने को चला। वह 10 दिन तक उस नगर में रुका और फिर उसने वापसी की यात्रा शुरू कर दी। इस तरह से 15 दिनों के बाद वह अपनी पत्नी के पास वापस लौट आया। उसकी पत्नी कहने लगी, आपके बिना मेरे 15 दिन बहुत ही उदासी भरे रहे, क्योंकि ना तो हमारे परिवार में कोई दूसरा सदस्य है और ना ही हमारे पास अभी कोई संतान है, इसलिए अकेले इस घर में मेरा मन नहीं लगता। व्यापारी ने कहा, तुम चिंता मत करो सुंदरिका, जल्दी ही मैं तुम्हारी उदासी को दूर कर दूंगा। फिर इसके बाद व्यापारी अपने द्वारा लाए हुए माल को बेचने के लिए बाजार में अपनी दुकान पर जा बैठा। उसका काफी सामान बिक गया और उसने अच्छा मुनाफा भी कमा लिया, परंतु एक बात जो उसे खटक रही थी, वह किस तरह से अपनी पत्नी का अकेलापन दूर कर सकता है, क्योंकि उसे तो अक्सर ही व्यापार की यात्राओं पर जाना पड़ेगा। इस तरह से कुछ दिन गुजरे। एक दिन व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी उसने बाजार में से एक आदमी को जाते हुए देखा, जिसके हाथ में एक पिंजरा था। उस पिंजरे में एक बहुत ही सुंदर तोता था। असल में वह आदमी एक बहेलिया था जो पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेचता था। व्यापारी ने उस आदमी को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और पूछा, भाई ये इतना प्यारा तोता क्या तुम बेचना चाहते हो? वह आदमी कहने लगा, जी हुजूर, हमारा तो काम ही तोता पकड़ना और उन्हें बेचना है। व्यापारी बोला, अच्छा तो भाई ये तोते की कीमत क्या है? उस आदमी ने कहा, हुजूर, इसकी कीमत पूरी 20 स्वर्ण मुद्राएं हैं। व्यापारी ने चौंक कर कहा, क्या 20 मुद्राएं तोते की? इतनी कीमत तो बहुत ही ज्यादा है। बहेलिया कहने लगा, हुजूर, ये कोई मामूली तोता नहीं है, ये एक बहुत ही समझदार और अक्लमंद तोता है। साथ ही साथ ये मनुष्य की तरह बोल भी सकता है। पहेली की बात सुनकर व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं ये तोता खरीदकर अपनी पत्नी को उपहार के रूप में दे दूं। जब मैं अपनी यात्रा पर जाया करूंगा तो पीछे से मेरी पत्नी इससे बातें किया करेगी और उसे अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। ये विचार आते ही व्यापारी का मन खिल गया। उसने बहेली से कहा, ठीक है, मैं 20 स्वर्ण मुद्राएं देकर तुमसे ये बोलने वाला तोता खरीदने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से व्यापारी ने 20 सोने की मुद्राएं देकर वे बोलने वाला तोता खरीद लिया। तोते को बेचते हुए वो बहेलिया कहने लगा, सेठ जी, इस नायाब तोते के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दरअसल ये तोता बहुत ही नायाब है, इसलिए इसे ज़्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है। आप इस तोते को पिंजरे में रखेंगे, परंतु पूरे दिन में कुछ देर के लिए इस तोते को आपको इस पिंजरे से बाहर छोड़ना होगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक पिंजरे में रहने से ये बेचैन हो उठता है। व्यापारी ने कहा, अरे भाई, अगर मैं इसे पिंजरे से बाहर निकाल लूं तो ये उड़ जाएगा और फिर मेरे पास कभी लौट कर नहीं आएगा। आप इस बात की चिंता मत कीजिए सेठ जी,
ये तोता कुछ देर तक ताज़ा हवा खाने के बाद आपके पास वापस लौट आया करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सच मानो ये तोता बेचैन होकर बीमार पड़ जाएगा और फिर ये मर भी सकता है। व्यापारी ने कहा, ठीक है भाई, मैं तुम्हारी इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। शाम के समय जब व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा तो उसने वह तोता अपनी पत्नी को देते हुए कहा, देखो सुंदरिका, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आया हूँ। सुंदरिका ने कहा, भला मैं इस तोते का क्या करूंगी? व्यापारी बोला, सुंदरिका, ये कोई मामूली तोता नहीं है, बल्कि ये मनुष्य की भाषा बोलने वाला एक बहुत ही समझदार तोता, अक्लमंद तोता है। देखो, जब मैं व्यापार के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जाया करूंगा तो ये तोता जिससे तुम बातें करके अपना मन बहला सकोगी, तुम्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। ये सुनकर सुंदरिका खुश होते हुए कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो सचमुच ये तोता तो कमाल का है। मुझे आपका ये तोहफा बहुत ही पसंद आया। तब व्यापारी ने कहा, एक बात का खास ध्यान रखना, पूरे दिन में एक बार तुम्हें कुछ देर के लिए इस तोते को पिंजरे से बाहर निकालना होगा ताकि ये ताजी हवा खा सके, और कुछ देर बाद ये तोता अपने आप पिंजरे में वापस लौट आएगा। अगर ऐसा ना किया गया तो ये तोता बेचैन होकर बीमार हो सकता है और इससे इसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह से व्यापारी ने सारी बात अपनी पत्नी को समझा दी। इसके बाद व्यापारी जब भी अपने कारोबार के लिए यात्रा पर जाता तो पीछे से सुंदरिका उस तोते से बात करके अपना मन बहलाती। दिन में एक बार वह अपने तोते को कुछ देर के लिए पिंजरे से बाहर भी निकाल दिया करती थी और उसका तोता इधर उधर उड़ने के बाद कुछ ही देर में वापस पिंजरे में आ जाया करता था। इस तरह से अब उसे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर एक बार की बात है जब व्यापारी को अपने व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे देश की यात्रा पर जाना पड़ा। उसे अपनी यात्रा पर काफी समय लग गया। उसके पीछे से कुछ महीनों के बाद ये हुआ कि उसका वह तोता घर के बाहर एक पेड़ पर बैठ गया और मनुष्य की भाषा में जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह तोता कह रहा था कि व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, ये कुलजनी है, इसने व्यापारी के साथ धोखा किया है, इसे घर से बाहर निकाल दूं। सुबह के समय लोग अपने कामकाज पर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर तोता जो उस पेड़ पर बैठा हुआ था। जैसे ही कोई आदमी उस पेड़ के नीचे से गुजरता तो तोता चिल्लाने लगता कि व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, कुलजनी है। तोता बार बार यही बातें दोहरा रहा था। जैसे ही एक आदमी उस पेड़ के नीचे से गुजरा तो वह ये सुनकर रुक गया, तोते को देखने लगा। जैसे ही आदमी ने तोते को पकड़ना चाहा तो वह उड़कर दूर जा बैठा। तोता अभी भी वही बातें दोहरा रहा था। व्यापारी की बीवी धोखेबाज है, वह गैर मर्दों को अपने घर में बुलाती है। ये सारी बातें सुनकर वह आदमी घबरा सा गया। ये कैसा तोता है जो इस घर के औरतों के सारे राज जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है? उस आदमी को वहां पर खड़ा देखकर कुछ आदमी और वहां इकट्ठा हो गए और उससे पूछने लगे, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों खड़े हो? क्या तुम इस घर में कोई ताक-झाक करना चाहते हो? ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। वह आदमी कहने लगा, मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ, मैं किसी के घर में कोई ताक झाक नहीं कर रहा। लेकिन ये किसका घर है जिस घर के बाहर ये तोता बैठकर अपनी मालकिन के बारे में उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है? ये तो उस औरत के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जो मैं आपको सामने नहीं बोल सकता। तो बाकी लोग कहने लगे, भाई ये तो व्यापारी गिरदारी का घर है और वह एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ आदमी है। आज तक तो उसने किसी दूसरी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। वह अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहता है। जैसे जैसे लोग वहां इकट्ठा होते जा रहे थे उस तोते ने एक बार फिर से बोलना शुरू कर दिया, व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, वह कुलजनी है और गैर मर्दों को अपने घर बुलाती है। ये सुनकर बाकी सब लोग दंग रह गए। कहने लगे, अरे ये तोता कितना प्यारा और कितना मासूम है। ये तो वही बोलता है जो ये देखता है और सुनता है। जरूर व्यापारी की पत्नी ने कुछ न कुछ तो गलत किया ही होगा, इसलिए ये तोता बार बार ऐसा बोल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरी बस्ती में फैल गई। व्यापारी की पत्नी
धोखेबाज है और कुलजनी है। लोग अब उसके घर से दूर रहने लगे थे। सभी मर्दों ने अपनी पत्नियों को उसके घर जाने से मना कर दिया, जबकि दूसरी तरफ व्यापारी की पत्नी सुंदरिका इस बात से बहुत परेशान थी कि आखिर सब लोगों ने और बस्ती की औरतों ने उसके घर आना जाना बंद क्यों कर दिया। अब तो हर सुबह वह तोता व्यापारी के घर के बाहर पेड़ पर बैठ जाता और वही बातें दोहराता। इसके बाद वह तोता कहाँ गायब हो जाता, ये किसी को मालूम नहीं था। अब पूरे नगर में ये बात फैल चुकी थी, व्यापारी की पत्नी धोखेबाज और कुलजनी है, इसलिए तो उसका पति उसे छोड़कर चला गया। दरअसल व्यापारी इस बार अपने कारोबार के सिलसिले में जिस यात्रा पर गया था, उसकी यात्रा काफी लंबी हो चुकी थी। उसे यात्रा पर गए हुए पूरे 6 महीने बीत चुके थे। इसी दौरान नगर में व्यापारियों का एक काफिला आकर रुका, तो पता चला इस काफिले के साथ वह व्यापारी गिरधारी भी अपने नगर में वापस लौट आया है। वह पूरे 6 महीने के बाद अपने घर वापस आ रहा था। लोगों ने जब उसे देखा तो देखते ही उसे पहचान लिया और उससे मिलने लगे। कुछ लोगों ने तो उसे ताना देते हुए कहा, तुम अब तक कहाँ पर थे? तुम्हें अपने घर की कुछ खबर भी है या नहीं? तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है? अगर तुम्हें यात्रा पर जाना ही था तो अपनी पत्नी को भी साथ ले जाते। व्यापारी ने जब लोगों के मुंह से अपनी पत्नी का नाम सुना तो उसे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, मगर फिर भी वो चुप ही रहा। उसने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारा सामान खरीदा था। व्यापारी अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। ना जाने उसने अपने घर के अंदर ऐसा क्या देख लिया। कुछ ही देर के बाद उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं तुम्हें एक बहुत ही नेक दिल और शरीफ औरत समझता था, परंतु तुम तो बहुत ही धोखेबाज निकली। मैंने तुम पर विश्वास किया, परंतु तुमने ये साबित कर दिया तुम विश्वास के लायक नहीं हो। व्यापारी चीखते चिल्लाते हुए अपने घर से बाहर निकल आया। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां पर आ गए। तब भी वह तोता उसके घर के बाहर बैठा हुआ था और देखते ही देखते वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है। अब तो व्यापारी ने यह फैसला कर लिया, वह इस सारे मामले का फैसला गांव के मुखिया से करवाएगा। उस गांव का मुखिया एक बहुत ही अक्लमंद और समझदार इंसान था। गांव के लोगों के बीच जब कोई भी समस्या हो जाती तो वे लोग मुखिया जी के पास जाकर अपनी समस्या का निपटारा करवाते थे। मुखिया जी गांव वालों की समस्या का बड़े ही अच्छे तरीके से निपटारा करते थे। गांव के लोग भी मुखिया जी की बहुत इज्जत करते थे। व्यापारी उसी समय मुखिया के घर चला गया। वह बहुत ही परेशान था। व्यापारी के साथ उसका तोता भी मौजूद था। वहां पर 2-3 लोग और भी मौजूद थे। जब उन्होंने उस तोते को देखा तो उसे पहचान लिया और कहने लगे, ये तो वही तोता है जिसने अपनी धोखेबाज और कुलजनी मालकिन के बारे में पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया है। उनकी बातें सुनकर मुखिया कहने लगा, आप लोग जरा सोच समझ कर बात कीजिए। किसी के बारे में पूरी सच्चाई जाने बिना कोई भी आरोप लगाना ठीक नहीं है। ये बात सुनकर वे लोग चुप हो गए और फिर बड़ी ही नरमी से वे लोग मुखिया से कहने लगे, मुखिया जी, हमने तो वही कहा जो हमने सुना है। सभी लोग यही कह रहे हैं। मुखिया अब गुस्से में दिखाई दे रहा था और कहने लगा, आप लोग एक अफवाह को सुनकर किसी की पत्नी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही अफवाहें तेजी से फैलती हैं। तभी वह तोता मुखिया जी को देखकर कहने लगा, मुखिया जी, आपको नमस्कार। आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तोता बार बार यही बात दोहरा रहा था। जब मुखिया ने तोते को देखा तो बहुत ही हैरान रह गया। मुखिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो तोता उड़कर मुखिया जी के हाथ पर आ बैठा और बार बार अपनी चोंच से वो मुखिया जी का हाथ चूमने लगा। ये देखकर मुखिया जी मुस्कुराने लगे। आज तक उन्होंने ऐसा तोता नहीं देखा था जो इतनी सफाई से मनुष्य की भाषा बोल सके। मुखिया तोते को देखकर इतना खुश हुआ, वह असली बात को भूल ही गया था। तभी उसकी नजर व्यापारी पर पड़ी। कहो सेठ, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? ये तुम्हारा तोता बहुत ही शानदार है। अगर मैं ये तोता तुमसे खरीदना चाहूँ तो इसकी कितनी कीमत लोगे? ये सुनकर व्यापारी कहने लगा, मुखिया जी,
ये तो मेरा पाला हुआ तोता है। मैंने इसे एक बहेली से खरीदा था ताकि जब भी मैं व्यापार के सिलसिले में यात्रा पर निकलूं तो पीछे से ये तोता मेरी पत्नी के साथ बातें करके उसका मन बहला सके। आज मैं अपनी एक समस्या लेकर आपके पास आया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप उस समस्या को हल कर देंगे। मुखिया और बाकी सभी लोग व्यापारी की तरफ देखने लगे, जो अंदर से बहुत ही टूटा हुआ और दुखी महसूस हो रहा था। मुखिया ने कहा, बोलो सेठ, ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या परेशानी है तुम्हारी? मुझे बताओ। व्यापारी कहने लगा, मैं कारोबार के सिलसिले में अक्सर दूसरे देशों में आता जाता रहता हूँ और मैंने अपनी पत्नी का मन बहलाने के लिए एक तोता खरीदा था। ये तोता जो आपके सामने बैठा हुआ है, मुझे वापस आने में 6 महीने लग गए। मैं एक आम सी शक्ल सूरत वाला आदमी था, जबकि मेरी शादी जिससे हुई है वह लड़की बहुत ही सुंदर है। एक बार तो मैं हैरान रह गया जब मैंने उसे पहली बार देखा, तो उसे देखकर मैं घबरा सा गया। सोचने लगा, मुझ जैसे साधारण शक्ल सूरत वाले आदमी की शादी आखिर इतनी सुंदर लड़की से कैसे हो सक गई। तब मेरे रिश्तेदारों ने मुझे समझाया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बल्कि मुझे तो खुश होना चाहिए, मेरी शादी इतनी सुंदर लड़की से हुई है। लेकिन एक बार फिर जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो फिर से मुझे यही लगा, मैं तो एक साधारण सी शक्ल सूरत वाला आदमी हूँ, जबकि ये लड़की मुझे कोई अप्सरा सी लगती है। फिर इसके परिवार वालों ने इसकी शादी मेरे साथ क्यों की? रिश्तेदारों ने मुझे समझाने लगे, अगर तुम्हें इतनी सुंदर लड़की मिली है तो तुम उसकी कदर करो। तुम भी किसी से कम नहीं हो, तुम अच्छा कमाते हो, घर संभालते हो, यही वजह है लड़के वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया। आखिर शक्ल सूरत ही सब कुछ नहीं होती है, असली बात तो इंसान की नीयत होती है। अपने लोगों की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी थी जो मेरे दिल में घर कर गई थी और मुझ में डर पैदा करती थी। ये अलग बात है, मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है, ये लड़की शायद पहले किसी और के साथ प्रेम संबंध में रही होगी, इसलिए इसके घर वालों ने जबरदस्ती इसकी शादी मुझसे करवा दी। ये सारी बातें जब मेरे दिमाग में आने लगी तो मेरा दिल बहुत ही घबराने लगा। अपनी पत्नी की सारी सुंदरता और खूबसूरती अब मुझे फीकी लगने लगी थी। जैसे चांद पर अगर कोई दाग नजर आ जाए तो चांद चांद नहीं रहता। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इसी वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ काफी सख्ती से पेश आने लगा। मैंने गुस्से में एक अंगूठी उसके हाथों में पहनाई और कहने लगा, अगर तुम चाहती हो यहाँ पर एक खुशनुमा जिंदगी बिताओ तो इस घर में कायदे से रहना, मेरी कही हुई हर बात को मानना, वरना मैं गुस्से का बहुत ही सख्त हूँ। मुझे लगता था शायद उसका पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध है, परंतु ये सब सिर्फ मेरे मन का वहम था। अब क्योंकि मुझे मेरी पत्नी की बातें और उसके चाल चलन में ऐसी कोई भी बात नजर नहीं आ रही थी, धीरे धीरे मेरा रवैया अपनी पत्नी के लिए बहुत ही नरम हो गया। ये तोता जिसे मैंने पहले से ही खरीद रखा था, इसे मैंने अपनी पत्नी का मन बहलाने के लिए खरीदा था। और फिर एक दिन कारोबार के सिलसिले में मुझे किसी दूसरे देश में जाना पड़ा। मेरे व्यापारी दोस्त ने मुझे वहां पर बुलाया था। इतने लंबे सफर पर मैं अपनी पत्नी को साथ नहीं ले जा सकता था, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और वह हमेशा सजी संवरी रहती थी। जब से वह मेरे घर आई थी, हमारे आस पड़ोस के लोग दीवारों से झांक झांक कर देखा करते थे। शायद वे मेरी पत्नी को देखना चाहते थे। मुझे इस बात को लेकर बहुत गुस्सा भी आता था और ना जाने मैंने कितने ही लोगों से लड़ाई मोल ले ली, पर मेरी पत्नी बहुत ही ईमानदार थी। मैंने उसे कभी भी बाहर घूमते हुए नहीं देखा। मुझे उस पर अब पूरा विश्वास हो गया था। जब मैं कारोबार के सिलसिले में गया तो अपने इस तोते को मैं घर पर ही छोड़ गया। तोते को मैं ये समझा कर गया था, तुम मेरे पीछे से मेरे घर और मेरी पत्नी पर नजर रखना। अगर कोई दीवार फाड़ कर घर के अंदर आने की कोशिश करे तो तुम जोर से शोर मचा देना, ताकि शोर सुनकर लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाए। मेरा तोता बहुत ही वफादार था। उसने कहा, ठीक है सेठ जी, मालिक आपने जैसा मुझे बताया है मैं वैसा ही करूँगा और आपके घर और आपकी पत्नी का पूरा ध्यान रखूँगा।
इस तरह से मैं अपनी पत्नी को छोड़कर एक व्यापारी यात्रा पर निकल गया। यहाँ तक कि 6 महीने बीत गए। फिर जब मैं वापस घर लौटा तो जो मैंने देखा, इतना कहकर वह व्यापारी चुप हो गया। मुखिया जी ने उसे खामोश देखा तो पूछने लगे, आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया? व्यापारी कहने लगा, मैंने देखा कमरे के अंदर से मेरी पत्नी के रोने की आवाजें आ रही थी। जब मैं अंदर गया तो उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मुझे देखते ही वह तुरंत वहां से भाग गई और दूसरे कमरे में जाकर उसने अपने ऊपर शॉल ओढ़ ली। मुझे उसकी इस हरकत पर संदेह हुआ, क्योंकि मुझे उस कमरे से किसी और की आवाजें भी आ रही थी। बाहर अंधेरा फैल चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैं घर पहुंचा तो मेरा वफादार तोता भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मेरी पत्नी धोखेबाज है, वह गैर मर्दों को घर बुलाती है। वह बार बार यही दोहरा रहा था और इधर मेरी पत्नी मुझे वापस आया हुआ देखकर खुश होने के बजाय घबरा रही थी। आप ऐसे आ जाएंगे, मुझे इस बात का पता नहीं था। अगर आप चिट्ठी लिखकर मुझे पहले ही बता देते तो मैं आपके लिए कुछ तैयारी कर लेती। ये कहते हुए मैं मेरे पास आने लगी, लेकिन इससे पहले ही मैंने उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। मैंने पूछने लगा, आखिर ये सब क्या है? इस कमरे में कौन था? मैं पागलों की तरह पूरे कमरे को टटोलने लगा, सामान उठा उठा कर फेंकने लगा। मैं उस आदमी को ढूंढना चाहता था जो उस कमरे में मौजूद था। मुझे तो अपनी पत्नी पर पहले से ही शक था। अब मुझे यकीन हो गया था, मेरे पीछे वह अपने प्रेमी को घर में बुलाती है। इतना कहते हुए व्यापारी ने अपना सिर झुका लिया। ये सारी बातें सुनकर सभी लोग हैरान थे। वे तोता कभी मुखिया को देखता तो कभी सामने खड़े हुए अपने मालिक को। मुखिया ने तोते की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा मालिक ये क्या कह रहा है? तुमने उस कमरे में क्या देखा? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? तभी वह तोता इंसानों की भाषा में बोलने लगा, मुखिया जी, मैं अपने मालिक का बहुत ही वफादार हूँ। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, पर उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तोते की ऐसी बातें सुनकर मुखिया हैरान रह गया। आखिर एक तोता इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? तोता तो सिर्फ वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है, लेकिन ये तोता तो बहुत ही चालाक मालूम पड़ता है, जो अपने आप से ही बोलते चले जा रहा है। व्यापारी को तोता कोई आम तोता नहीं था, बल्कि वहां पर मौजूद सभी लोगों को यह शक होने लगा था, जरूर इस तोते पर किसी भूत प्रेत का साया है। इसलिए तो ये तोता ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि कोई भी पक्षी इतनी साफ भाषा में नहीं बोल सकता। मुखिया को भी वह तोता वही सब कुछ बताने लगा जो अब तक वह व्यापारी को बता रहा था। मुखिया ने एक लंबी सांस ली और व्यापारी से कहने लगा, अगर तुमने इतनी लंबी यात्रा पर जाना ही था तो तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर क्यों नहीं गए? खैर, अब जो भी हो, इस मामले की पूरी गहराई से छानबीन करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा आखिर सच क्या है। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है या फिर ये तुम्हारी सिर्फ एक गलतफहमी है। सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। व्यापारी मुखिया से कहने लगा, मुखिया जी, आप मेरी इस समस्या का हल कर दीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं ये तोता आपको तोहफे के रूप में दे दूंगा। मुखिया जी मुस्कुराए और व्यापारी से कहने लगे, अब ये तोता तुम्हारे घर पर नहीं रहेगा। तुम जाओ और अपने घर जाकर रहो। अपनी पत्नी के साथ अच्छा बर्ताव करो। व्यापारी हैरान हो गया। बहुत ही जल्दी तुम्हारी सारी परेशानी सामने आ जाएगी। व्यापारी बहुत ही परेशान लग रहा था, परंतु उसे मुखिया पर बहुत पूरा भरोसा था। इसलिए व्यापारी ने उसकी बात मान ली। व्यापारी ने कहा, ठीक है मुखिया जी, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। इतने में वह तोता उठकर अपने मालिक के कंधे पर बैठने लगा। तभी मुखिया ने फौरन उस तोते को पकड़ लिया और एक पिंजरा जो पहले से ही वहां पर लाकर रख दिया गया था, उस पिंजरे में तोते को बंद कर दिया। तोता पिंजरे में जोर जोर से चीखने लगा, शोर मचाने लगा, मुझे मेरे मालिक के साथ जाने दो, मालिक मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन व्यापारी वहां से जा चुका था। मुखिया ने ये सोच लिया था, आज की रात वह व्यापारी के घर जाएगा और देखेगा वहां पर क्या क्या होता है। उसे लग रहा था तोता जो कुछ बता रहा है वह आधा सच और आधा झूठ है। मामला जो भी हो,
अब बहुत ही जल्दी खुलकर सामने आने वाला था। परंतु जब मुखिया ने देखा कि तोता बहुत ही शोर मचा रहा है, तो उसने वह तोते वाला पिंजरा अपनी पत्नी को देते हुए कहा, यह एक बहुत ही शातिर और चालाक तोता है। देखना ये पिंजरे से निकल न जाए, और हाँ, इसे इस बात का भी पता न लगे हमारे घर से व्यापारी के घर का रास्ता कौन सा है, क्योंकि मुझे इस तोते पर शक है, कहीं ये उड़कर ना चला जाए। इसके बाद मुखिया ने अपना भेष बदला और व्यापारी के घर की तरफ चल दिया। व्यापारी उसे अपने घर का पता पहले ही बता चुका था। घर के नजदीक पहुंचने पर उसने घर का एक चक्कर लगाया। ये घर वाकई एक बहुत ही आलीशान घर था। साफ पता चलता था व्यापारी ने अपनी कमाई का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इस घर में बनाने में लगा दिया। मुखिया घर के आसपास देखने लगा, फिर उसने दीवार फाड़कर घर के अंदर जाना ठीक समझा। हालांकि वह अच्छी तरह से जानता था किसी के घर में ऐसे दीवार फाड़कर जाना और पति पत्नी की बातें सुनना एक अपराध है, परंतु वह सिर्फ व्यापारी और उसके तोते की बातें सुनकर कोई फैसला नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने व्यापारी की पत्नी के बारे में अच्छी तरह से जानने का निश्चय किया। दीवार फाड़कर वह घर के अंदर दाखिल हुआ, परंतु वहां पर बहुत ही खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई मौजूद ना हो। लेकिन फिर अचानक उसे कुछ आवाजें आने लगी। ये आवाजें व्यापारी और उसकी पत्नी की थी। वे दोनों बातें कर रहे थे। मुखिया उन दोनों पति पत्नी की बातें कान लगाकर सुनने लगा, क्योंकि उस कमरे में एक खिड़की थी और उस खिड़की में से सब कुछ आसानी से देखा जा सकता था। उनकी बातें भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर तक खड़े रहकर उन दोनों की बातें मुखिया ने सुनी। इससे पहले कि किसी को शक हो जाता इस घर में कोई तीसरा आदमी भी है, मुखिया चुपचाप दीवार फाड़कर वापस चला गया। जब मुखिया सुबह अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी व्यापारी उसके पास आ गया और कहने लगा, मुखिया जी, आपके कहने पर मैंने अपनी पत्नी के साथ बड़ा ही अच्छा बर्ताव किया। उसे ये विश्वास दिलाया मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी और मैंने उसकी हर गलती को माफ कर दिया है। ये सुनकर मुखिया ने अपना सिर हिलाया। तभी वहां पर एक सफेद दाढ़ी वाला लगभग 80 साल का एक आदमी आया। व्यापारी ने मुड़कर उसे देखा और पूछने लगा, मुखिया जी, ये कौन है? मुखिया जी ने कहा, ये पक्षियों के बारे में जानने वाले बहुत ही बड़े विद्वान हैं। ये पक्षियों की हर भाषा को समझते हैं और पक्षियों के बारे में सब कुछ जानते हैं। यहाँ तक कि पक्षी के दिमाग में क्या चल रहा है ये भी जान सकते हैं। मैंने इन्हें इसलिए बुलाया है ताकि सच्चाई को अच्छी तरह से जान सकूं। व्यापारी कहने लगा, आखिर ऐसे कैसे पता चलेगा मेरी पत्नी का प्रेमी कौन है, जिसके साथ मेरी पत्नी के प्रेम संबंध है? इतने में मुखिया की पत्नी उस तोते को लेकर आ गई जिसे पिंजरे में बंद किया हुआ था। जैसे ही वह तोता कमरे में आया तो बोलने लगा, इस व्यापारी की पत्नी धोखेबाज है, वह कुलजनी है, वह घर में गैर मर्दों को बुलाती है। ये सुनकर व्यापारी एक बार फिर से गुस्से में आ गया और कहने लगा, मुखिया जी, मेरा तो दिल करता है मैं अपनी पत्नी को जान से मार दूं। ये कहते हुए वह एक बार फिर से जोर जोर से रोने लगा। मुखिया ने उसे समझा बुझाकर चुप करवाया। इसके बाद मुखिया के दिमाग में व्यापारी और उसकी पत्नी की बातें, रात में वह बातें याद आने लगी, क्योंकि रात के समय उसकी पत्नी एक जगह पर घबराई हुई बैठी थी। वह अपने पति से कह रही थी, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखाबाजी नहीं की है और तुम मुझे कोई सजा मत दिलवाना। उस वक्त व्यापारी ने उसके साथ बड़ी ही नरमी से बात की थी। इसके बाद मुखिया जी अपने घर वापस आ चुके थे और वह देख चुके थे कि व्यापारी की पत्नी किस तरह की औरत है। मुखिया को तो लग रहा था व्यापारी कहीं गुस्से के कारण पागल ना हो जाए, और दूसरी तरफ वह बुढ़ा आदमी बहुत ही देर से बैठा हुआ था, उस तोते से बातें कर रहा था। वह तोता जो कुछ भी बता रहा था वह बुढ़ा आदमी बड़े ही ध्यान से सुनते जा रहा था। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने मुखिया को एक अलग कमरे में ले जाकर उस तोते के बारे में बताया। तब मुखिया ने कहा, आप इस तोते को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाइए और उसके बाद ही मुझे इस तोते के बारे में बताना। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, और ये कहकर वह बुजुर्ग उस तोते को अपने साथ ले गया। मुखिया ने अपनी पत्नी से कहा, तुम जाकर व्यापारी की पत्नी को बुलाकर लाओ।
थोड़ी देर बाद जब मुखिया की पत्नी वापस आई तो कहने लगी, व्यापारी की पत्नी ने यहाँ पर आने से मना कर दिया है। उसने कहा, मैं अपने पति की आज्ञा के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर मुखिया जी को कोई काम है तो वह खुद आकर मुझसे बात कर ले। मुखिया ने एक बार फिर से अपना भेष बदला और साधु के रूप में उस व्यापारी के घर जा पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया, मगर व्यापारी की पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। मुखिया ने एक बार फिर से दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? इस समय मेरे पति घर पर नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तब मुखिया सोचने लगा, ये औरत बहुत ही ईमानदार और सच्ची है। मुखिया ने उसे अपनी सच्चाई बताई। तब उसने दरवाजा खोल दिया। मुखिया ने कहा, देखो बहन, मुझे तुम सब कुछ सच सच बता दो, तभी मैं तुम दोनों पति पत्नी के बीच कोई फैसला करवा सकता हूँ। ये सुनकर वह औरत घबरा गई और कहने लगी, मुखिया जी, वह तोता एक पक्षी है और वह कुछ भी बोल सकता है। आप उसकी बातों में मत आइए और मुझे पर शक मत कीजिए। इसी से तो अच्छा है मैं मर ही जाती। मुखिया ने कहा, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है बेटा। मुझे सच बताओ कि क्या तुम्हारा शादी से पहले किसी दूसरे मर्द के साथ कोई संबंध था, या फिर तुम्हारे पति की यात्रा पर चले जाने के बाद क्या तुमने अपने किसी प्रेमी को घर बुलाया था? क्योंकि वह एक मासूम पक्षी है, वह कभी झूठ नहीं बोल सकता। वह तो जो देखता है वही बोलता है। ये सुनकर औरत घबरा गई और रोने लगी। कहने लगी, भगवान के लिए मुझ पर शक मत कीजिए। मुझ पर तो ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए। पहले से ही मेरे पति मुझसे बहुत नाराज है। मुखिया ने कहा, तुम्हारा पति मेरे पास भी आया था। वह तो तुम्हें जान से मार देना चाहता था, लेकिन मेरे कहने पर वह शांत है। इसलिए तुम सच सच बता दो और मेरे सामने तुम्हारा कोई झूठ या मक्कारी नहीं चलेगी। पर व्यापारी की पत्नी कुछ बोलने की बजाय लगातार सिर्फ रोए जा रही थी। आखिरकार मुखिया को वहां से वापस आना पड़ा, क्योंकि वह समझ रहा था ये औरत निर्दोष है या फिर बहुत ही चालाक है। हो सकता है इसकी शादी व्यापारी के साथ जबरदस्ती की गई हो। फिर इतने दिनों तक अपने पति से दूर रहने के कारण इसने अपने प्रेमी को बुला लिया हो। मुखिया अपने घर वापस आ गया तो उसने सारी बातें अपनी पत्नी के साथ साझा की। उसकी पत्नी ने भी कई तरह की नसीहत मुखिया को दी, परंतु असलियत क्या थी ये अभी तक कोई नहीं जानता था। अब तो व्यापारी हर रोज मुखिया के घर के चक्कर लगाने लगा और कहने लगा, मुखिया जी, कैसे भी करके मेरी जान इस औरत से छुड़ा दीजिए। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप तो मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। मैं ऐसी धोखेबाज औरत के साथ अब और नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी देखभाल धोखेबाजी का गवाह एक पक्षी है। और इस तरह से एक हफ्ता और बीत गया। तब मुखिया ने उस बूढ़े आदमी को बुलाया जो पक्षियों का जानकार और बड़ा ही विद्वान था। जब वह बुजुर्ग उस तोते को लेकर मुखिया जी के पास आए तो मुखिया जी ने व्यापारी और उसकी पत्नी को भी वहां पर बुला लिया। अभी तक उस तोते के पिंजरे पर एक कपड़ा डाला हुआ था। इस सारे मामले को देखने के लिए वहां पर काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही तोते के पिंजरे से कपड़े को हटाया गया तो तोता व्यापारी की पत्नी को देखकर कहने लगा, ये व्यापारी की नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। मेरी इसके साथ शादी हो चुकी है। तू मेरी पत्नी को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आखिर तू होता कौन है मेरी पत्नी के साथ खड़ा है? होने वाला एक तोते के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वहां खड़े सारे लोग हैरान रह गए और व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो रहा था। कहने लगा कि ये क्या बकवास है? तुम एक पक्षी हो, मेरी पत्नी एक भला इंसान है। भला इसकी शादी तुम्हारे साथ कैसे हो गई? तोता कहने लगा, तुम चुप रहो। जब मैं कह रहा हूँ इसकी शादी मेरे साथ हो चुकी है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पर बहुत सारे लोग जमा हो गए जो कि मुखिया जी के कहने पर वहां पर आए थे। व्यापारी कभी मुखिया को देखता तो कभी वहां पर आए हुए लोगों को। व्यापारी गुस्से में आकर कहने लगा, मुखिया जी, मैं तो आपके घर के चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ, परंतु आपने मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला। वह तो जैसे जैसे गुस्से में पागल हो रहा था। तभी मुखिया ने वहां के आस पड़ोस के लोगों से पूछा, पहले आप लोग ये बताइए, क्या आप लोगों की भी कोई समस्या है?
ये सुनकर मोहल्ले के लोग कहने लगे, मुखिया जी, कुछ समय पहले हमारे मोहल्ले में एक अजीबोगरीब चोर आ गया। जब हम रात को सो जाते तो वह हमारी कोई ना कोई चीज चुरा कर ले जाता था। हमने सोचा आखिर ये कौन चोर है जो पकड़ में नहीं आ रहा है, जबकि हमने पहले से ही कई चौकीदार भी लगा रखे थे। वह चोर हमारी कीमती चीजें चुरा कर ले जा रहा था। ना जाने कब वह चुपके से लोगों के घरों में घुसता और सोने की अंगूठियां, असरफियां, गहने, ये सब कुछ चुरा कर ले जाता। फिर एक दिन ऐसा हुआ, सुबह के वक्त हमारी चौपाल पर एक गठरी पड़ी हुई थी। जब हमने उसे खोला तो उसमें वह सभी चीजें थी जो लोगों के घर से चुराई गई थी। हम सब लोगों को हमारा सामान वापस मिल गया तो फिर हम इस बात को भूल गए। ये सब कुछ सुनकर व्यापारी की पत्नी सुंदरिका थरथर कांप रही थी। उसके चेहरे पर आया हुआ पसीना साफ दिखाई दे रहा था। मुखिया ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उससे कहने लगे, सुंदरिका, मोहल्ले के बाकी लोगों ने तो अपने हिस्से की सच्चाई बता दी, अब आगे की सच्चाई तुम बताओगी या फिर मैं बताऊं? ये सुनकर वह बहुत घबरा गई थी। हालांकि लोगों के घर में चोरियों के साथ इसका क्या संबंध, ये व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा था, बल्कि उसके दिल में तो उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। वह कहने लगा, मुखिया जी, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी धोखेबाज होने के साथ साथ एक शातिर चोर भी है? मुखिया ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा और बोले कि आगे की सच्चाई तुम्हारी पत्नी खुद बताएगी। ये सुनकर सुंदरिका रोने लगी। फिर उसने तोते की तरफ इशारा किया और कहने लगी, मेरे पति काम के सिलसिले से शहर से बाहर चले गए तो ये तोता मेरे पास छोड़ गए। मैं उस समय बहुत ही घबराई हुई थी, ये सोचकर कि इतना समय मैं अकेले कैसे बिताऊंगी। पर आहिस्ता आहिस्ता इस तोते के साथ मैं बातें करने लगी और ये मेरा दिल बहलाने लगा। यहाँ तक कि इस तोते के साथ मेरी दोस्ती हो गई, क्योंकि मेरे पति ने मुझे समझाया था इस तोते को दिन में एक बार पिंजरे से बाहर जरूर निकालना ताकि ये ताजी हवा खा सके। इसलिए मैं दिन में एक बार इसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया करती थी। पहले पहल तो ये कुछ ही देर में वापस आता रहा, परंतु फिर ये सारा सारा दिन गायब रहने लगा और शाम ढलने पर ही वापस आता था। ये तोता कहाँ जाता है और क्या करता है, ये सब कुछ मुझे मालूम नहीं था। एक दिन जब मैंने इस तोते को अपने बगीचे में मिट्टी खोदते देखा तो मुझे कुछ शक हुआ। इसके चले जाने के बाद मैंने उस जगह को खोदा तो उसमें बहुत सी अंगूठियां, असरफियां, सोने के गहने मौजूद थे। ये देखकर मैं घबरा गई। ये क्या? और फिर इस तोते पर मैंने नजर रखना शुरू कर दिया। मैंने देखा अक्सर ये अपने साथ कभी अंगूठी, कभी पायल, तो कभी सोने का हार लेकर आता है और वहां पर छुपा देता है। एक दिन जब तोता पिंजरे में वापस, इसका पिंजरा नहीं खोला, इसे बहुत डांटा, यहाँ तक कि सजा के तौर पर इसे खाना भी नहीं दिया। फिर न जाने शायद वह पिंजरा मुझसे खुला रह गया और ये तोता फिर से पिंजरे से बाहर आ गया। घर से बाहर लगे हुए पेड़ पर जा बैठा और मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा। फिर मैंने इसकी छुपाई हुई सारी चीजें जमीन से निकाली और पोटलीन में बांधकर गांव के चौपाल पर रख दी ताकि जिसकी भी वह चीज है वह वापस ले जा सके। फिर ऐसा हुआ भी। ऐसा करके जब मैं वापस घर आई तो इस तोते ने मुझ पर हमला कर दिया। इसने अपनी चोंच और पंजों से मुझ पर इतना मारा, इतना हमला किया, मेरे कपड़े जगह जगह से फट गए। मेरे पति घर में वापस आए और मेरी इस हालत को देखकर न जाने क्या सोचने लगे, जबकि सारे फसाद की जड़ ये तोता था। इतने में वह बुजुर्ग आदमी जो पक्षियों का जानकार और विद्वान था कहने लगा, ये तोता बहुत ही शातिर और चालाक दिमाग का मालिक है। मैंने पूरे एक हफ्ते तक इसे अपने घर में रखा और इसके साथ बातें की और सारी सच्चाई मैंने उगलवाई। ये तोता इस व्यापारी के पास आने से पहले चोरों के एक गिरोह के साथ रहता था और उन चोर ने इस तोते को बचपन से ही पाला था और उसे ऐसी शिक्षा दिया था। ये उन्हीं के इशारों पर सारे काम करता था। उन्हीं चोरों ने इसे बोलना सिखाया। ये वही करता था जो चोर इसे बताते थे। चोरों के उस गिरोह का काम करने का
यही तरीका था। वे इस तोते को किसी ऐसे मोहल्ले के आदमी को बेच देते जहां पर अमीर लोग रहते थे। जो बहेलिया इस तोते को व्यापारी के पास बेचने के लिए आया था, वह उस चोरों के गिरोह का सरदार था और वह व्यापारी को कह कर गया था, तोते को दिन में एक बार कुछ देर के लिए पिंजरे से बाहर छोड़ देना, ताकि ये तोता ताजी हवा खा सके और बीमार ना पड़े। परंतु असल में बात यह थी, जब इस तोते को पिंजरे से बाहर निकाला जाता था तो ये उड़कर पूरे मोहल्ले की निगरानी करता। किस आदमी के पास कौन सी कीमती गहने हैं, कौन इस मोहल्ले का सबसे मालदार आदमी है, और ये सारी जानकारी ये अपने साथियों को देकर आता था। और फिर शाम तक ये उड़कर वापस पिंजरे में आ जाता था। रात के समय इसके चोर साथी तोते की बताई हुई जानकारी के आधार पर बड़ी आसानी से घरों में चोरियां कर लिया करते थे। जो कीमती सामान वे अपने साथ नहीं ले जा पाते थे, वह इस तोते को दे देते थे और ये तोता उस सामान को व्यापारी के घर के बगीचे में छुपा देता था। व्यापारी की पत्नी सुंदरिका ये सब कुछ देख चुकी थी। इस तरह से ये तोता अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी का काम करता था। इसलिए मेरी राय में इस तोते को जिंदा रखना बहुत ही खतरनाक हो सकता है और इसकी गर्दन मरोड़कर इसे मौत के घाट उतार देना चाहिए, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे घरों में इसी तरह से चोरियां करवाता रहेगा और सुंदरिका जैसी सच्ची और ईमानदार औरतों का भी जीवन बर्बाद कर देगा। अभी ये बातें चल ही रही थी कि व्यापारी आगे बढ़ा और उसने झपट कर उस तोते को अपने हाथों में लिया। उसी वक्त उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी और वह तोता वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद व्यापारी ने अपनी पत्नी सुंदरिका से माफी मांगी और उसे अपने घर वापस ले गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।